जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्या ही बताएं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव का ऑल चैप्टर यानी कि पूरा का पूरा बुक का जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्वेश्चन बैंक है उनको रिवीजन कराने का काम करेंगे और बिल्कुल फास्ट करेंगे। फास्ट इसलिए करेंगे क्योंकि लगभग 33 से 35 चैप्टर है आपके इस बुक में। पूरा सोच लीजिए, आप अगर खुद से चाहोगे रिवीजन करना तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। इसलिए इस वीडियोस को लाइक कर दीजिए। इतनी बड़ी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं और वीडियो को अगर आप एक बार देखो नॉर्मल स्पीड में, जब आप दूसरी बार तीसरी बार रिवीजन करो तो उसको आप स्पीडोमीटर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए, यानी आप प्री बोर्ड दे रहे हो, फाइनल बोर्ड दे रहे हो, वार्षिक परीक्षा दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है। तो ये स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा सवाल है देवसेना कौन थी, आपको बताना है। तो ये जो देवसेना थी राजा बंधु वर्मा की कौन थी, बहन थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई का आशय आपको बताना है, मतलब आपको बताना है। देवसेना एकाकी जीवन जीती रही। ठीक है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है आपका, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन, स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी। तो देवसेना आश्रम में वर्णदत्त के साथ रहती थी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कॉर्नेलिया का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है। तो ये चंद्रगुप्त से संबंधित है। दूसरा सवाल है आपका, कॉर्नेलिया कौन थी, आपको बतानी है। तो ये जो थी सेल्यूकस की बेटी थी। कौन थी, सेल्यूकस की बेटी थी। कॉर्नेलिया किस नदी के तट पर गीत गाती है। तो ये गीत गाती है सिंधु नदी के तट पर। नेक्स्ट है आपका कि अरुण यह मधुमय देश हमारा पंक्ति से क्या आशय है। सही जवाब हो जाएगा भारत देश में लोग प्रेमपूर्ण माहौल में रहते हैं। कॉर्नेलिया के गीत कविता का मूल भाव क्या है, आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका भारत के गौरव व विशेषताओं का बखान करना। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं। सही जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मतवाला। कवि निराला के बचपन का नाम आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा सूर्य कुमार। आ रहा है काल देखो पंक्ति में काल का क्या अभिप्राय है। तो मृत्यु। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है कि भर गया है जहर में, जहर से कवि का क्या तात्पर्य है। तो निराशा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सरोज स्मृति कविता की रचना किस वर्ष हुई है। तो इसकी रचना हुई है 1935 में। सरोज विवाह का अमूल नवल क्यों है। सरोज के विवाह का अमूल नवल क्यों है, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा सादगी के कारण, पिता द्वारा पुष्प शेष तैयार करने के कारण, आत्मीयजनों की अनुपस्थिति के कारण। यानी सरोज का जो विवाह हो रहा था वो बिल्कुल नए ढंग का क्यों लग रहा था, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है। तो सरोज के सौंदर्य में कवि की पत्नी का रूप नजर आता है। सरोज के विवाह पर कौन आमंत्रित थे। तो सरोज के विवाह पर कोई भी आमंत्रित नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाकुंतला कौन थी, आपको बतानी है। तो यह शाकुंतला जो थी अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका थी। ठीक है। नेक्स्ट आते अगले सवाल पे कि सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था। तो अब ये जो सरोज है इसका पालन पोषण हुआ था ननिहाल में। कहाँ पे हुआ था, ननिहाल में। नेक्स्ट है जलद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो जलद शब्द का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा बादल। उर शब्द का क्या अर्थ है। उर शब्द का अर्थ आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा हृदय। क्या हो जाएगा, हृदय। उर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, हृदय। नेक्स्ट है आपका भर जलद धरा को ज्यों अपार में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार।
कांपा अधरों पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कवि अज्ञे किस काव्य धारा के जनक के कवि माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे आते हैं कि अयज्ञ को कितनी नावों में कितनी बार के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अयज्ञ का प्रथम उपन्यास कौन सा है आपको बतानी है? सही जवाब है आपका शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट है यह दीप अकेला कविता में कवि व्यक्ति को किससे जोड़ना चाहता है? तो ये जोड़ना चाहता है समाज से। किससे जोड़ना चाहता है? समाज से। अगला सवाल है आपका यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि क्या कहना है? तो कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, समाज व्यक्ति के बिना सामर्थ्यवान नहीं हो सकता, व्यक्ति की शक्ति की सार्थकता समाज के साथ जुड़ने में ही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपके यह दीप अकेला कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये बावरा अहेरी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका छंद का। किसका? छंद का। ठीक है, मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल भाव क्या है? तो इसका मूल भाव है छंद के महत्व और छंद भंगुरता को अभिव्यक्त करना, संसार के सम्मुख व्यक्ति के अस्तित्व को सार्थकता से सिद्ध करना, मनुष्य के जीवन में आए एक गरिमामय क्षण के महत्व को प्रतिपादित करना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते अगले सवाल पे कह रहा है कि जब मनुष्य रूपी बूंद सागर रूपी संसार से पृथक होती है तो विराट सत्ता के सम्मुख उसे क्या महसूस होता है? तो वो मरणशीलता के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वो इस क्षण की को गरिमामय मानती है। बूंद को क्षणिक जीवन की सार्थकता का बोध होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस शहर में वसंत अचानक आता है? सही जवाब हो जाएगा आपका बनारस में। किस मोहल्ले से धूल का बवंडर आता है? ठीक है, मोहल्ले होगा यहाँ पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आपका लहर तारा। ठीक है, आइए किसकी आंखों में अजीब सी नमी है? तो किसकी आंखों में? बंदर की। बनारस में किसकी खड़ाऊ आज भी ज्यों की त्यों यथास्थान रखी हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। खड़ाऊ का मतलब एक चप्पल होता है ना, लकड़ी का चप्पल, वही। बनारस कविता के कवि का नाम आपको बताना है, क्या है? तो केदारनाथ सिंह। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कवि के प्रश्न पर बच्चे के उधर उधर कहने का क्या अभिप्राय है? तो पतंग की उड़ान की दिशा कविता का मूल भाव क्या है आपको बताना है। तो बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, यही इसका क्या है? मूल भाव है। नेक्स्ट है आपका कि एक कम कविता के कवि कौन है? तो एक कम कविता के कवि हैं विष्णु खरे। ठीक है, कविता में कवि ने किसके प्रति सहानुभूति दिखाई है? तो ये दिखाई है ईमानदार के प्रति। ठीक है, विष्णु खरे का जन्म कब हुआ है? तो विष्णु खरे का जो जन्म हुआ है वो हुआ है सन 1940 में। समाज में किस तरह के लोग संपन्न बनते जा रहे हैं, यानी कि धनी बनते जा रहे हैं? तो धोखेबाज, स्वार्थी, बेईमान। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी रचना विष्णु खरे की नहीं है? कौन सी रचना नहीं है? तो विपथ थगा जो है ये नहीं है, बाकी सब जो है विष्णु का खरे की रचना है। कविता के आधार पर 1947 के बाद किसका प्रभाव अधिक है? किसका प्रभाव? धोखेबाजों का प्रभाव अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है आपसे कविता के आधार पर कौन व्यक्ति आत्मनिर्भर और मालामाल है? कौन सा व्यक्ति? धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि सत्य कविता के आधार पर बताइए कि विदुर किसका प्रतीक है? तो ये विदुर जो है वो सत्य का प्रतीक है। पांडवों के माता का क्या नाम है? तो पांडवों की जो माता का नाम है वो है कुंती। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्य कविता में किस युद्ध का वर्णन है? तो सत्य कविता में जो युद्ध है आपका वो महाभारत का वर्णन है। सत्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? सत्य की प्राप्ति की जा सकती है दृढ़ संकल्प होकर के। सत्य कविता के कवि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये हो जाएगा विष्णु खरे। नेक्स्ट कविता है वसंत आया कविता के रचयिता कौन है आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। कवि ने चिड़िया के चहकाने की तुलना किससे की है? तो ये किया है बहन के दा कहने से। ठीक है, कवि को वसंत के आने का पता कैसे चला? तो ये पता चला कैलेंडर से।
कवि को डाक के जंगलों के दहकने का पता कैसे चला? तो ये कविताओं से। किससे? कविताओं से। पिए राय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है पीले हो चुके हैं। कवि ने निम्नलिखित में से वसंत की कौन सी विशेषता बताई है? तो कवि ने जो वसंत की विशेषता बताई है, डाक जंगल दहकते हैं, वृक्ष फूलों से लद जाते हैं, पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं, तो ये सभी कवि ने इसकी विशेषता बताई है। ठीक है। नेक्स्ट है तोड़ो कविता में निम्नलिखित में से कौन सी शैली है? ये हो जाएगा उद्बोधन शैली। नेक्स्ट है आपका कवि ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया है? तो मन में व्याप्त उब और खोज तोड़कर नव सृजन करना। ठीक है। नेक्स्ट है तोड़ो कविता के मुख्य भाव या प्रतिपाद क्या है? तो नव सृजन या नव निर्माण के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ पे है, आपको बतानी है। तो तुलसीदास का जो जन्म स्थान है वो बांदा उत्तर प्रदेश में है। तुलसीदास की माता का नाम आपको बताना है। तो तुलसीदास की जो माता का नाम है वो हो जाएगा हुलसी। क्या हो जाएगा? हुलसी। तुलसीदास की शाखा के कवि हैं आपको बतानी है। तो तुलसीदास राम भक्त शाखा के कवि हैं। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, ये बताइए। तो तुलसीदास की जो पत्नी थी उसका नाम था रत्नावली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है। तुलसीदास की भाषा कौन सी है, ये बतानी है आपको। तो तुलसीदास की जो भाषा है वह है अवधी भी और ब्रज भी। तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। तुलसी के राम स्वभाव से कैसे हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका अति कृपालु। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस खंड से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अयोध्या कांड से संबंधित है। भरत राम को मनाने किस प्रसिद्ध स्थल पर गए थे? तो भरत राम को मनाने कौन से प्रसिद्ध स्थल पर गए थे? चित्रकूट। ठीक है। कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भरत वन में राम के पास क्यों गए थे? तो ये गए थे राम को मनाने के लिए। ठीक है। सभा किस स्थल पर लगाई गई थी? सभा जो लगाई गई थी ये चित्रकूट में लगाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भरत ने सब अनर्थ का मूल किसको माना है? तो ये माना है स्वयं को। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास जी के जीवन मृत्यु का उचित क्रम का चयन करें। ठीक है। यानी कि पहले आपका जो है जीवन और मृत्यु, कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुआ, उसके साल का जो चयन आपको करना है। तो 1532 से 1623। ठीक है। तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? ये हो जाएगा नरह हरिदास। ठीक है। तुलसीदास के आराध्य कौन थे? तुलसीदास के आराध्य थे राम। रही चाके चित्र लिखी सीप में कौन सा अलंकार है? सही जवाब हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है आपका कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती, पंक्ति में अलंकार का विकल्प क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट और अगला सवाल है कि 12 माशा जैसी के किस महाकाव्य से लिया गया है? तो ये हो जाएगा पद्मावत से लिया गया है। 12 मासा में किसके वियोग का वर्णन किया गया है? तो नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है का अगहन मास में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? तो दिन छोटे और रात बड़ी होती है। अगहन मास में सभी अपने घरों में क्या क्या तैयारियां करने लगे? क्या क्या तैयारियां करने लगे? सभी अपने घरों में गर्म कपड़े निकालने लगे। नागमती का खोया हुआ रूप रंग कैसा वापस आ सकता है? तो कैसे आएगा? रतन सेन के वापस आने पर। ठीक है। नेक्स्ट है नागमती को कौन सी आग जला रही थी? तो इसको जो जला रही थी विरह की आग जला रही थी। कौन सी आग? विरह की। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अगहन के बाद कौन सा महीना आता है? तो अगहन के बाद जो महीना आता है वो आता है आपका पूस। चकवा और चकवी का मिलन कब होता है? तो चकवा और चकवी का जो मिलन है वो आपका दिन में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है नागमती ने विरह को किसकी संज्ञा दी है? तो ये जो दी है बाज की। किसकी दी है? बाज की। नागमती की हड्डियां विरह में कैसी हो गई है? तो ये हो गई है शंख की तरह खोखली। माघ महीने में नागमती की क्या स्थिति होती है? तो ये होती है रुई के समान जलने लगती है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राजा रत्नसेन से बिछड़ने के बाद नागमती कैसे रहती है? तो वो जो रहती है वो ना तो श्रृंगार करती है ना ही आभूषण पहनती है, वो ना रंगीन वस्त्र पहनती थी, वो वियोग में रहती थी। उपयुक्त में से सभी होगा। नागमती विरह की अग्नि में जलकर क्या बन गई? तो वो जो बन गई राख। क्या बन गई? राख बन गई।
नेक्स्ट है आपका बारहमासा पाठ के पदों की भाषा कौन सी है? तो ये अवधि भाषा है। शौचांश शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है आपका बाज। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विद्यापति के पदों में नायक नायिका कौन है? तो राधा और कृष्ण है। ठीक है। विद्यापति के पदों में नायिका अपने नायक के पास क्या भेजना चाहती है? तो पत्र। राधा किस महीने में कृष्ण के वियोग की पीड़ा सहने में असमर्थ है? तो सावन में। किसमें? सावन में। नेक्स्ट है आपका राधा का मन अपने साथ कौन ले गया है? तो राधा का मन अपने साथ कृष्ण ले गए हैं। कवि नायिका को कृष्ण के किस मास तक वापस आ जाने का सांत्वना देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्तिक। ठीक है। नायिका को प्रेम का स्वरूप कैसा लगता है? तो प्रतिपल नवीन। सखियां नायिका से किस विषय के बारे में पूछ रही हैं? तो प्रेम के अनुभव के विषय के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विद्यापति किस राजा के दरबारी की कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह। राधा के मुख की उपमा किससे की गई है? सही जवाब हो जाएगा कमल। नेक्स्ट है आपका पुष्पित बागों को देखकर राधा की क्या प्रतिक्रिया होती है? राइट आंसर हो जाएगा आंखें बंद कर लेती है। ठीक है। विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे? सही जवाब हो जाएगा आदिकाल और भक्ति काल। नेक्स्ट है कोयल भंवरों की आवाज़ सुनकर राधा क्या करती है? सही जवाब हो जाएगा इसका कान बंद कर लेती है। विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? सही जवाब होगा इसका मैथिली भाषा में। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कृष्ण के वियोग में राधा की शारीरिक अवस्था कैसी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण पक्ष की चतुर्थदशी के चांद के समान। ठीक है। नेक्स्ट है नायिका भूमि पर बैठने के बाद उठ क्यों नहीं पाती? सही जवाब हो जाएगा विरह पीड़ा से अत्यधिक कमजोर होने के कारण। राधा की व्यग्रता और अधिक कब बढ़ जाती है? सही जवाब हो जाएगा कृष्ण का गुणगान करते समय, कृष्ण के रूप सौंदर्य का स्मरण करते समय, कृष्ण की सुंदरता का बखान करते समय। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। नेक्स्ट है आपका कि विद्यापति की रचनाएं हैं। क्या हो जाएगा? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं कुसुमित कानन कोकिल कलख में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर अनुप्रास अलंकार। कृष्ण के विरह के परिणाम स्वरूप राधा कैसी हो गई है? अत्यंत कमजोर हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कवि केशव दास किस काल के कवि थे? तो ये जो थे वे भक्ति काल के कवि थे। कवि केशव दास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1555 में। नेक्स्ट है आपका केशव दास की काव्य भाषा क्या थी? केशव दास की जो काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना जो है केशव दास की प्रसिद्ध रचना है? सही जवाब हो जाएगा रामचंद्रिका। कवि केशव दास के अनुसार किस देवी की उदारता का गुणगान संभव नहीं है? कौन सी देवी का? देवी सरस्वती का। षष्ठमुख किसे कहा गया है? कार्तिकेय को। नेक्स्ट सवाल है आपका कि घनानंद किस काल के कवि हैं? आपको बतानी है। सही जवाब है इसका रीतिकाल के कवि हैं। घनानंद की प्रेमिका का नाम आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सुजान। क्या नाम है उसका? सुजान है। ठीक है। घनानंद की भाषा काव्य भाषा क्या है? तो घनानंद की जो काव्य भाषा है वो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा। कवि प्रथम कवित्व किसको संबोधित करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रेमिका सुजान को। ठीक है। नेक्स्ट है सुजान सागर किसकी रचना है? आपको बताना है। तो सुजान सागर जो है वो धनानंद की रचना थी, क्योंकि इसकी प्रेमिका थी, प्रेमिका के नाम से वही रचना करेगा। धनानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं? तो धनानंद जो प्रेम पत्र लिखेंगे वो किसको? सुजान को ही लिखेंगे, क्योंकि उसकी प्रेमिका थी। संकलित कविता में कवि धनानंद के कितने कवित्व और सवैये दिए गए हैं? तो इसका राइट हो जाएगा 2 कवित्व और 2 सवैया। ठीक है। धनानंद के प्राण किस में अटके हुए हैं? तो धनानंद के जो प्राण अटके हुए हैं वो सुजान के दर्शन में।
निम्न में से कौन सी रचना धनानंद की नहीं है, आपको पहचाननी है। सही जवाब हो जाएगा रसिक प्रिया, ये जो है उसकी रचना नहीं है। बाकी सुजान सागर, रसकेली वेली, विरह लीला, ये सब जो है धनानंद की रचना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कविता के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन बैंक में, उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अब कहानी स्टार्ट करेंगे और वहाँ के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोगों ने कविता के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख लिया। अब यहाँ से कहानी का एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस वाले को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के वीडियो जो सबसे हट कर होते हैं पूरे यूट्यूब पर, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा ये चैनल जो है आपको जीवन भर काम आने वाला है। जब तक आप यूट्यूब पे रहेंगे आपको काम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम झारखंड से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे सरकार की किसी भी योजना से रिलेटेड हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा। ये हमारा सेकंड चैनल है। और अगर आप पहली बार हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप हमारे मेन चैनल जैकपुर पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब का मेन चैनल है जहाँ पर आपकी परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल आपका कि प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है आपका संस्मरणात्मक। क्या हो जाएगा? संस्मरणात्मक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि लेखक के पिताजी का तबादला कहाँ हो गया था, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर आने से पहले लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह की भावना थी? किसके प्रति? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति जो है विशेष भावना थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि लेखक के पिता रात को कौन सी किताब पढ़ा करते थे? तो लेखक के पिता रात को रामचरितमानस पढ़ा करते थे। निम्नलिखित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? तो कौन सी प्रेस की पुस्तकें? भरत जीवन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि लेखक के पिताजी को किस भाषा का अच्छा ज्ञान था? कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। उपाध्याय जी मिर्ज़ापुर का क्या अर्थ बताते थे? राइट आंसर लक्ष्मीपुर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लेखक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी थी? तो हिंदी साहित्य के प्रति। लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो 16 साल की उम्र से ही। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि लेखक के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब लेखक की उम्र कितनी थी? तो उस समय लेखक की उम्र 8 वर्ष थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बालक के इनाम में क्या मांगा? बालक ने इनाम में क्या मांगा था? तो लड्डू मांगा था। क्या मांगा था? लड्डू। बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो बालक का किसी युवक के समान उत्तर देने पर। ठीक है, उसके बाद है बालक के लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली? क्यों ली? क्योंकि लेखक को लगा कि अभी बालक का बचपन मरा नहीं है। ठीक है, निबंध में प्रयुक्त इनमें से कौन सा शब्द जो है वो उर्दू का है? तो कौन सा शब्द? नुमाइश। ठीक है, याव वज़्न का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा इसका अर्थ। ऑप्शन है आपके पास, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवन भर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि घड़ी के पुर्जे में लेखक ने इनमें से किस विषय को प्रस्तुत किया है? तो धर्म को प्रस्तुत किया है। घड़ी के पुर्जे खोलकर देखने से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो पुर्जे खोलकर देखने से लेखक का सभी धर्मों का गुण ज्ञान होना चाहिए, यानी कि पूरा अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, गहन ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि धर्म के पुर्जे निबंध में लेखक ने इनमें से किन लोगों पर व्यंग्य किया है? तो धर्म उपदेशकों पर, जो धर्म के उपदेश देते रहते हैं। दृष्टांत का क्या अर्थ होता है यह आपको बतानी है, तो इसका अर्थ होता है उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ठेले चुन लो निबंध का केंद्रीय विषय क्या है? तो अंधविश्वास। ठीक है, इसका केंद्रीय विषय क्या है? अंधविश्वास। ठेले चुन लो पाठ में लड़की द्वारा निम्न में से कौन सी मिट्टी उठाने पर अपशगुन माना जाता है? तो शमशान की मिट्टी उठाने पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि वैदिक काल में हिंदू युवक विवाह करने के लिए युवती के घर क्या लेकर जाता था? तो 7 ठेले। युवती द्वारा गौशाला से लाई मिट्टी उठाने पर निम्न में से क्या माना
जाता था। तो युवती से जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान बनेगा। ठीक है। बुझव्वल का क्या अर्थ होता है, यह आपको बताना है। तो बुझव्वल का अर्थ होता है पहेली। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि ब्रजमोहन व्यास ने पुरातत्व सामग्री का संकलन संरक्षण किसके लिए किया था? तो प्रयाग संग्रहालय के लिए। किसके लिए किया है? प्रयाग संग्रहालय के लिए। प्रयाग संग्रहालय के नवीन विशाल भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन के बाद प्रयाग संग्रहालय का दायित्व किसे सौंपा? ये सौंपा था डॉक्टर सतीश चंद्र कला को। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि मैं तो केवल निमित्त मात्र था पर अरुण के पीछे सूर्य था। किसका कथन है? तो ये कथन है ब्रजमोहन व्यास का। ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ था मैसूर में। लेखक कौशाम्बी कब गया था? तो लेखक कौशाम्बी गया था 1936 में। नेक्स्ट है आपका कि बुढ़िया ने मूर्ति देने के बदले कितने रुपये लिए थे? तो 2 रुपये लिए थे। कौशाम्बी से पशोवा की दूरी कितनी है? तो ये दूरी है आपका 2.5 मील की। कितनी दूरी है? 2.5 मील की दूरी है। अगले सवाल पे आते हैं, कौशाम्बी लौटते समय लेखक को कौन सी मूर्ति मिली? तो कौशाम्बी लौटते समय शिव जी की मूर्ति मिली। चतुर्मुख शिव की मूर्ति अंतर्धान होने पर गांव वालों का संदेह किस पर गया? तो लेखक पर गया था। किस पर गया था? लेखक पर। लेखक ने गांव वालों का उपवास क्या खिलाकर छुड़वाया? मिठाई। बोधिसत्व की मूर्ति कितने फीट की थी? तो ये मूर्ति थी 8 फीट की। ठीक है। कौवा और कोयल की पहचान किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में होती है। प्रयाग संग्रहालय में कौन सी मूर्ति संसार में पाई गई मूर्तियों से पुरानी है? तो बोधिसत्व की। नेक्स्ट है आपका 1938 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो श्री के एन दीक्षित। लेखक ने जिस संग्रहालय निर्माण कोष का निर्माण किया उसमें 10 वर्ष के भीतर कितने रुपए एकत्र हो गए? सही जवाब हो जाएगा 2 लाख। लेखक को संग्रहालय का निर्माण के लिए भूखंड कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था कंपनी बाग में। नेक्स्ट है आपका संग्रहालय भवन का नक्शा किस महोदय ने बनाया था? तो मास्टर साठे और मूता ने। कच्चे चिट्ठा ब्रजमोहन व्यास की किस रचना का अंश है? तो मेरा कच्चा शिक्षा। ठीक है, इसका अंश है। नेक्स्ट है आपका समेदिया पाठ का लेखक कौन है? समेदिया पाठ का जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे आते हैं कि समेदिया का नाम क्या था? तो समेदिया का जो नाम था वो था आपका हरगोबिंद। समेदिया के मामले में गांव वालों की क्या गलत धारणा थी कि कैसा व्यक्ति समेदिया हो सकता है? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका निठल्ला, कामचोर, पेटू। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हरगोबिंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था जलालगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। मोदी आइन बड़ी बहुरिया के घर क्यों आई थी? सही जवाब हो जाएगा अपना उधार वसूलने के लिए। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं किसने किससे कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद से। ठीक है, बड़ी बहुरिया ने संवदिया से कैसे मर जाने की बात की? गले में गढ़ा बांधकर, पोखर में डूबकर। ठीक है, बड़ी बहुरिया के देवर देवरानियां किस समय गांव आते हैं? तो ये जो आते हैं अगहनी के समय और गर्मी के मौसम में, यानी कि उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि बड़ी बहुरिया ने हरगोबिंद को राह खर्च के लिए कितने रुपये दिए? सही जवाब हो जाएगा 5 रुपया। हरगोबिंद की नज़र में बड़ी बहुरिया गांव की क्या है? ये गांव की लक्ष्मी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हरगोबिंद जब हवेली पहुंचा तो बड़ी बहुरिया क्या कर रही थी? तो वो सूपे में अनाज फटक रही थी। नेक्स्ट है आपका गुल मोहम्मद आगा क्या बेचने के लिए गांव आया था? तो ये आया था कपड़ा बेचने के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है बड़ी बहुरिया की माँ ने उसके लिए क्या भेजा है? तो बासमती धान का चूड़ा। बड़ी बहुरिया का मायका किस गांव में था? तो उसका मायका थाना बिनहपुर में था। नेक्स्ट है कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूर पर था? तो ये 20 कोस दूर था। हरगोविंद किसका नाम लेकर पैदल चल पड़ा? तो किसका नाम लेकर? महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर। नेक्स्ट है गुल मोहम्मद आगा खां पर दुकान लगाकर बैठा करता था। कहाँ पर दुकान लगाकर ये बैठा करता था वो बताना है आपको। तो ये मोदियान के उसारे में। हरगोविंद कटिहार पहुंचने के बाद जलालगढ़ तक का सफ़र कैसे तय किया? तो पैदल तय किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरगोविंद ने अपने पास बैठे यात्री से सवाल करने पर उसका स्वभाव कैसा लगा? चिड़चिड़ा। बड़ी बहुरिया के कितने देवर थे? तो 3 देवर थे। नेक्स्ट है आपका कि नई तालीम पत्रिका के सह संपादक कौन थे? तो बलराज साहनी जी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी प्रतिदिन सुबह कितने बजे घूमने निकलते थे? तो 7 बजे। आइए नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है यहाँ से। लेखक ने सेवाग्राम में किन लोगों के आने का जिक्र किया है? तो महादेव देसाई का, पृथ्वी सिंह आज़ाद और जापानी भिक्षु, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि कश्मीर में नेहरू जी का स्वागत किसके नेतृत्व में किया गया? शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में। भीष्म शाहनी का जन्म कब हुआ? तो 1915 में। निम्न में से कौन सी रचना भीष्म शाहनी के द्वारा रचित है, ये बतानी है आपको। सही जवाब हो जाएगा भटकती राख, कबीरा खड़ा बाजार में, तमस। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भीष्म शाहनी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा तमस के लिए। अगले सवाल पे आते हैं कि लेखक और अराफात अपनी मुलाकात में किसकी निंदा करते थे? राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवादी शक्तियों की। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि निम्न लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था? सही जवाब हो जाएगा यासेर अरफात से। लेखक सेवाग्राम कब गए थे? तो 1938 के आसपास गए थे। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों के आने का जिक्र नहीं किया? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका नेपाली लोगों के आने का जिक्र। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार था? तो वात्सल्यपूर्ण व्यवहार था। कश्मीर यात्रा में किसका जोरदार स्वागत किया गया था? तो नेहरू जी का। ठीक है, आइए अगला सवाल है आपका कि लेखक को जब रास्ते में गांधी जी मिले तो लेखक ने उनसे किस चीज़ का जिक्र किया? तो लेखक ने जो उनसे जिक्र किया था वो रावलपिंडी का जिक्र किया। नेक्स्ट है लेखक सेवाग्राम में कितने दिन रहे? लेखक सेवाग्राम में 21 दिन रहे। किस सन में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ? ये हुआ था सन 1938 में। वर्धा स्टेशन से सेवाग्राम तक का फासला कितनी दूर का था, ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 5 मील का। रुग्ण का तात्पर्य क्या है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बीमार अवस्था और अस्वस्थ, यानी कि उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका भीष्म शाहनी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रावलपिंडी में। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भीष्म शाहनी किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो ये पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट है आपका कि लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन जाता है? तो लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में खरगोश जाता है। शेर लघु कथा के लेखक कौन है? तो शेर लघु कथा के जो लेखक हैं असगर वजाहत है। ठीक है। गधे ने लेखक के बात का क्या उत्तर दिया? तो गधे ने लेखक के बात का उत्तर दिया हरी हरी घास का मैदान है। नेक्स्ट है आपका असगर वजाहत का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ है सन 1946 में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सी रचना असगर वजाहत की है? सही जवाब हो जाएगा आपका दिल्ली पहुंचना है। राजा आंखें बंद करने का आदेश किसे देता है? तो राजा आंखें बंद करने का आदेश सिपाही को देता है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि राजा ने कौन सा नया आदेश निकाला। तो राजा ने जो नया आदेश निकाला था वो होंठ सिलवा ले। पहचान लघु कथा किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहचान लघु कथा जो है असगर वजाहत के द्वारा लिखा गया है। पहचान लघु कथा के अनुसार राजा को कैसी प्रजा पसंद है। तो राजा को जो पसंद है वो है आपका बहरी, गूंगी और अंधी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था। तो मिल मालिक जो मजदूर चाहता था वो 4 हाथ वाला मजदूर चाहता था। मजदूरों को 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने ऊंचे वेतन पर किसे नियुक्त किया था। तो ये किया था आपका वैज्ञानिक को। किसको? वैज्ञानिक को। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूर क्यों मर गए थे। तो मजदूर इसलिए मर गए थे क्योंकि लोहे के हाथ लगाने पर तो मजदूर मर गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है कि 4 हाथ लघु कथा के लेखक कौन है। तो 4 हाथ लघु कथा का लेखक है असगर वजाहत। नेक्स्ट है असगर वजाहत का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की थी। तो ये किया था गन्ने की खेती। खेती के प्रत्येक बारीकी के बारे में किसे मालूम था। तो ये मालूम था किसान को। नेक्स्ट सवाल है आपकी फसल की सेवा कौन करता रहा है। तो फसल की सेवा जो करता रहा है वो किसान करता रहा है। किसान किसके साथ साझा की खेती करने के लिए तैयार हो गया। तो किसान किसके साथ तैयार हो गया। तो ये हो गया हाथी के साथ। किसके साथ? हाथी के साथ तैयार हो गया। अगला सवाल है आपका किसान हाथी से पहले किसके साथ साझे की खेती कर चुका था। तो किसके साथ कर था? शेर के साथ, चीता के साथ, मगरमच्छ के साथ। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ किस विद्या में है। जहां कोई वापसी नहीं, ये जो पाठ है वो किस विद्या में है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा यात्रा वित्रांत है ये। ठीक है, क्या है? यात्रा वित्रांत है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ की मूल संवेदना क्या है। इसकी जो मूल संवेदना है विस्थापन की समस्या को लेकर के है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की तरफ से सिंगरौली गए थे। किस संस्था की तरफ से गए थे? दिल्ली के लोकायन संस्था की तरफ से गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारत की सांस्कृतिक विरासत किस कारण जीवित है। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते के कारण जो है वो जीवित है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वतंत्र भारत की दुख क्या है। तो ये जो है औद्योगिकरण में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन का ध्यान ना रखना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि लेखक ने जहां कोई वापसी नहीं इस पाठ में किस स्थान की समस्या को उजागर किया गया है। तो यहाँ पे किया गया था सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव की समस्या को उजागर किया गया है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है। तो इसके लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से अमझर क्या है आपको बताना है। अमझर क्या है? तो गांव का एक नाम है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अमझर का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आमों का झरना। लेखक को पेड़ों के मूक सत्याग्रह का अनुभव कहाँ से हुआ। तो ये हुआ था उनको अनुभव सिंगरौली से। कहाँ से हुआ था? सिंगरौली से। नेक्स्ट सवाल है कि यथाश में रोचते विश्वम के लेखक जो है वो कौन है आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। यथाश में रोचते विश्वम का अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा इसका कवि को जैसा रुचता है वैसा ही संसार बदल देता है। ठीक है, इसका अर्थ यही होगा। रामविलास शर्मा की प्रयोगवादी कविताओं को उनके द्वारा संपादित किस सप्तक में स्थान मिला है। तो ये हो जाएगा आपका तार सप्तक में। नेक्स्ट है यथा समय रोचते विश्वम कहाँ से संकलित है ये बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा विराम चिन्ह। नेक्स्ट है आपका यथा समय रोचते विश्वम कौन सी विद्या है। तो ये जो विद्या है आपका एक निबंध है, ध्यान रखिएगा। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में है। तो निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में। किनके बारे में कहा जाता है कि वे कला को जीवन की नकल समझते थे। कौन समझते थे? तो यूनानी विद्वान। कौन समझते थे? यूनानी विद्वान। अपने चरित्र नायक के गुण गिनाकर किसने नारद से पूछा ऐसा मनुष्य कौन है। तो ये पूछा था वाल्मीकि ने। श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है। श्री कृष्ण के जो शंख हैं उनके नाम बताने हैं। तो 5 जन्य। ठीक है, याद रखिएगा। हैमलेट किसकी रचना है। तो हैमलेट जो है वो शेक्सपियर की रचना है। नेक्स्ट है आपका कि कवि की तुलना किससे की गई है। कवि की तुलना जो की गई है वो प्रजापति से की गई है। समाज के दृष्टा और नियामक के मानव विहग क्षुब्ध और रुद्ध स्वर को वाणी कौन देता है। तो यहाँ पे जो इसको वाणी देगा वो कवि देता है। कौन देता है? कवि देता है।
नेक्स्ट है कि यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात ना होती। ये पंक्तियां किस पाठ की है? ये पंक्तियां जो है यथासमय रोचतेस विश्वम की है। ठीक है, किसका पांचजन्य समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका साहित्य का। ठीक है, अगले सवाल पे आता है कि मानव संबंधी संबंधों की दीवार से ही हेलमेट की कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करता है। ये पंक्ति किस पाठ की है आपको बतानी है। तो ये जो है यथासमय रोचते विश्वम की है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो दूसरा देवदास ममता कालिया की रचना है। दूसरा देवदास किस विद्या में लिखा गया है? तो दूसरा देवदास जो लिखा गया है वो कहानी में लिखा गया है। पाठ के नायक का क्या नाम है? तो जो दूसरा देवदास जो पाठ है उसके नायक का नाम बताना है, तो देवदास हो जाएगा। ममता कालिया का जन्म कब हुआ था? तो ममता कालिया का जन्म 1940 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं ममता कालिया का जन्म स्थान आपको बताना है कि ये कहाँ है। तो ये है आपका मथुरा में। कहानी की मुख्य घटना किस घाट पर घटित हुई है? तो कहानी की जो मुख्य घटना है हर की पौड़ी पर हुई है। ठीक है, मनोकामना की गांठ कहाँ बांधी गई थी? तो मनोकामना की जो गांठ बांधी गई थी मनसा देवी के मंदिर में बांधी गई थी। गंगापुत्र किसे कहा गया है? तो गंगापुत्र कहा गया है गोताखोर को। किसको कहा गया है? गोताखोर को। गोधूली बेला का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आपका शाम का समय। नीलांजलि का क्या अर्थ होता है? तो नीलांजलि का अर्थ होता है आरती। ठीक है, आपको यहाँ पे युगल का अर्थ बताना है कि युगल का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है युवक। मन्नू कौन है? मन्नू कौन है? तो मन्नू पारो का भतीजा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपये में बिक रहे थे? तो ये बिक रहे थे 100 रुपये में। लाउड स्पीकर में किसका स्वर गूंजा करता था? तो यहाँ पर गूंजा करता था लता मंगेशकर का। किसका? लता मंगेशकर का। पारो के साथ कौन था? तो पारो के साथ जो था भतीजा था उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और सवाल है हमारा कि कूटज पाठ का लेखक कौन है? तो कूटज पाठ का लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज किस कोटि का निबंध है आपको बतानी है। तो ये जो है आपका ललित, क्या है? ललित का निबंध है। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हिमालय को। मेघदूत के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कालिदास। कौन है? कालिदास हैं। यक्ष को किसने श्राप दिया था? तो यक्ष को जो श्राप दिया था वो दिया था कुबेर ने। किसने दिया? कुबेर ने। यक्ष निर्वासन जीवन कहाँ व्यतीत करता था? तो यक्ष जो करता था वो रामगिरी में करता था। कहाँ करता था? रामगिरी में। कालिदास किस भाषा के कवि हैं? तो कालिदास जो हैं वो संस्कृत भाषा के कवि माने जाते हैं। अगले सवाल पे आता है हमारा अगला सवाल है कि यक्ष ने किसके माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजा था? तो मेघों के माध्यम से। किस मनु को कुटिज भी कहा जाता है? तो किस मनु को? अगस्त्य को। आपको बतानी है कि कुटिज जो है वो किस भाषा का शब्द है। अब ये जो कुटिज है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अब यहाँ से जो हम लोग कवर करेंगे वो हिंदी के अंतराल भाग 2 को कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने कविता देखा, उसके बाद कहानी के क्वेश्चन आंसर को देखे। अब एक भाग है आपका अंतराल भाग 2, उसको हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से कहेंगे इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बन रही है, एक लाइक तो बनता है। ज़्यादा नहीं, इस वीडियोस के लिए हमने इतनी मेहनत की है तो कम से कम 200 लाइक्स का तो टारगेट रखें ही रखें। आप लोग इसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला सवाल है आपका कि सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? तो सूरदास जो झोपड़ी हैं उसके लेखक हैं आपके प्रेमचंद है। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है आपको बताना है। तो ये जो है आपका रंगभूमि का है। किसका है? रंगभूमि का हो जाएगा। सुहागी किसकी पत्नी थी आपको ये बताना है। तो सुभागी जो है वो किसकी पत्नी थी? तो ये भैरव की पत्नी थी। सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई थी? तो सूरदास की जो झोपड़ी जलाई गई थी वो भैरव के द्वारा जलाई गई थी। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। हमारा अगला सवाल है कि सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो सूरदास की जो पोटली चुराई थी वो भैरव ने चुराई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, 6 पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कथन जो है ये है आपका नायक राम का है। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे ये आपको बतानी है। तो ये जो पैसे थे 500 रुपये से ऊपर थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कि भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया? तो ये कार्य किया था जगधर ने। सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था?
तो सूरदास को जो जल जाने का ज़्यादा दुख था वो पोटली के जल जाने का ज़्यादा दुख था। नेक्स्ट है आपका कि डैश से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। ठीक है, किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आशा। ठीक है, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो सूरदास ने जो पैसे जमा किए थे भीख मांग करके जमा किए थे। नेक्स्ट है अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी शर्म की बात नहीं जितना ये बताना होगा आपका जितना धन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों की बात सुनकर इस जीवन को क्या मान लेता है? तो इस जीवन को मान लेता है वो खेल। ठीक है, तो हम 100 लाख कर बनाएंगे, इस कथन में सूरदास के किस चरित्र का पता चलता है? तो इसमें जो पता चलता है वो पता चलता है हार ना मानने का चरित्र का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका कि तुम खेल में रोते हो, ये बात किसने किससे कही है? तो तुम खेल में रोते हो ये बात घीसू ने मिठुआ से कहा है, इसको ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सूरदास की अभिलाषाएं क्या थी? तो सूरदास की जो अभिलाषाएं हैं वो है आपका पितरों का पिंडदान करना, मिठुआ का विवाह करना, एक कुआं बनवाना। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे? तो जगधर की छाती पर सांप लौट रहे थे क्योंकि भैरव ने पोटली के सभी पैसे अपने पास रख लिए थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं कि जगधर कैसा व्यक्ति था, ये आपको बताना है। तो जगधर जो था लालची व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? लालची व्यक्ति था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहता था? तो वो क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। ठीक है, इसलिए वो गुप्त रखना चाहता था। नेक्स्ट है आपका कि झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो ये ईर्ष्या की आग के समान बताया गया है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आरोहण कहानी किसके द्वारा रचित है? तो आरोहण कहानी जो है वो संजीव के द्वारा रचित है। बसंत ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था? तो इसने जो स्टॉप पे उतारा था वो देवकुंड बस स्टॉप पर उतारा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि रूप सिंह कितने सालों के बाद अपने गांव वापस लौटा था? तो रूप सिंह जो लौटा था वो 11 साल के बाद अपने गांव वापस लौटा था। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? तो रूप सिंह के गांव का जो नाम था वो माही था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि उसे लग रहा था यदि किसी ने उससे पूछा कि वो इन 11 साल उसने क्या किया तो वो क्या जवाब देगा। ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फिर साथ वाला कोई भी ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था, रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? ठीक है, तो उसने क्यों किया? क्योंकि वह उसके गॉड फादर कपूर साहब का लड़का था तथा वह IAS ट्रेनिंग में भी था। ठीक है, माही किस गांव से पहले पढ़ने वाला गांव है? तो माही जो है वो शर्गी के पहले पढ़ने वाला गांव है। लेखक ने महीप का कहानी में किस प्रकार का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी, पतलून और सलेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र का बालक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? तो इसकी तुलना की गई है धारीदार खालों वाले जानवर से। सांप की मारी अभागिन, लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? तो कौन सी नदी को? सुपिन नदी को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है केशव दास। बिस्कोहर की माटी पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये है आपका एक आत्मकथा विद्या है। इस अध्याय में लेखक किसका वर्णन करते हैं? तो इस अध्याय में लेखक जो वर्णन करते हैं अपने गांव का, अपने जीवन का, गांव के प्रकृति परिवेश का। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कोवियाँ क्या है आपको बतानी है। ये कोवियाँ जो है एक फूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस पाठ में किसकी ममता की बात कही गई है? तो इस पाठ में जो ममता की बात कही गई है वो है आपका माँ की ममता का। विश्वासनाथ को माँ का दूध क्यों नहीं मिल रहा था? तो भाई के जन्म के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वासनाथ की कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है? तो व्योमकेश दरवेश। ठीक है, लेखक के अनुसार पहली वर्षा का क्या लाभ है? तो लेखक के अनुसार पहली वर्षा का लाभ है पहला और दूसरा दोनों, यानी कि खुजली दाद नहीं होते हैं, फोड़े फुंसी नहीं होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 3 होगा, है ना, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बिस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार हिंदुओं के भोज में किस पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है? तो कमल के पत्ते का। कोविया का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुमुद। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि अपना मालवा पाठ का लेखक इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा प्रभास जोशी। प्रभास जोशी का जन्म दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका 1937 में हुआ था। देखिए इस वीडियोस को ना कम से कम आप लोग हफ्ता में एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। पहले तो आप लोग अच्छे से कर लो, उसके बाद जब दूसरे तीसरे बार रिवीजन करोगे तो आप स्पीडोमीटर लगाकर भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? दिए गए उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो उनका जन्म जो हुआ था इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था? तो वो किया था आपका राजेंद्र माथुर के अंतर्गत। ठीक है, प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जनसत्ता। अपना मालवा किस विद्या में लिखा गया है? तो अपना मालवा जो लिखा गया है वो संस्मरण में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है त्योहारों के समय मालवा के घर आंगन को किससे लिपा जाता था? तो वो लिपा जाता था गोबर से। मालवा में कौन जमा रहता है? तो मालवा में कौन जमा रहता है भाई, ये बताना है। तो मानसून। कौन जमा रहता है? तो मानसून जो है वो जमा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है चौमासा किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो चौमासा जो है वो कहा जाता है बरसात के 4 महीने के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेखक ने वैशाली राक्षसी बांध किस नदी में देखा था? तो ये था आपका नर्मदा में। किसमें? नर्मदा में। अगला सवाल है आपका कि पुराने समय में राजा विक्रमादित्य भोज मुंज आदि ने पानी का संरक्षण के लिए क्या किया? तो पानी के संरक्षण के लिए तालाब का निर्माण करवाया, कुएं का निर्माण करवाया, बावड़ियों का निर्माण करवाया। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिली? तो उज्जैन जाते समय लेखक को जो नदी मिली वो शिप्रा नदी मिली। पाठ के अनुसार पूर्व समय में लोग किस कार्य में कुशल थे? तो पूर्व समय में जो लोग पानी प्रबंधन में कुशल हुआ करते थे। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका चंबल नदी पे। लेखक ने डगडग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा? तो ये कहा था मालवा की धरती के बारे में कहा था। ठीक है, आधुनिक सभ्यता के विकास को लेखक ने क्या कहा है? तो विकास को लेखक ने कहा था उजाड़ की अपसभ्यता, यानी कि सब कुछ इसमें उजड़ रहा है। मालवा की सदा नीरा नदियां बिना बरसात के मौसम में किसका काम करती है? तो ये करती है शहर के गंदे पानी को ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट है रिनेशा से पहले भारतीय इंजीनियर किस कला में दक्ष थे? तो ये जो दक्ष थे ये जल संरक्षण में दक्ष थे। जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र की ओर झुकाव रखता था? तो ये झुकाव रखता था सामाजिक क्षेत्र की ओर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी इलेक्टिव को कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का मकसद था कि शॉर्ट में आप लोग एग्ज़ाम के समय में बार बार रिवीजन करके ज़रूर देखें। देखिए इसको मैं तरीका एक बार फिर से आपको समझा देना चाहता हूं कि सबसे पहले इसको आप जो है सप्ताह में 2 से 3 बार रिवीजन करो, उसके बाद फिर एक हफ्ता में 2 बार करो, फिर उसके बाद एक हफ्ता में 1 बार करो। इससे होगा ये कि ना तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ना ही आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। केवल आपको देखने मात्र से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो बस आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप देख सकते हो 33 से 35 चैप्टर हैं। क्या इन चैप्टरों के क्वेश्चन को रटना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए आप इसका जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप वीडियोस देखोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 1 से 2 बार आप नॉर्मल वीडियो देखो, उसके बाद आप इसको स्पीडोमीटर लगा कर देख सकते हो ताकि स्पीड बढ़ जाएगी। अगर वीडियो आपके 1 घंटे की है तो फिर वो 30 मिनट की हो जाएगी। तो आप स्पीडोमीटर लगा करके बार बार रिवीजन करो जब तक आपका, मान लो कि अगर मैंने इसमें 100 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपका जब तक 80-90 सवाल सही ना हो जाए तो आप वीडियोस को बार बार देखो। इससे ये एक फ़ायदा होगा कि आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपका बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। 200 लाइक का टारगेट रखें, जरूर पूरा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।